दी सिरसा चैरिटेबल हॉस्पिटल की तरफ से सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम, प्रोफेसर लॉर्ड शिवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिरसा, प्रेसिडेंट दी सिरसा चैरिटेबल हॉस्पिटल, और एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं। और मेरे साथ हैं इंटरनेशनल योग शिक्षिका प्रियंका जी। आप योग भारती हरियाणा के महिला प्रमुख का भी दायित्व आपके पास है। तो आज बहुत ही जो करंट इश्यू या जिस समस्या से हम सब जूझ रहे हैं, और इन दिनों बहुत बड़ी समस्या जो मेडिकल फील्ड के सामने भी देखने को मिल रही है और आम समाज भी उससे अछूता नहीं है, वो है कार्डियक प्रॉब्लम्स, यानी कि हार्ट से जुड़ी हुई समस्याएं। इन दिनों हम देख रहे हैं कि बहुत सारी मात्रा में हार्ट अटैक के पेशेंट हॉस्पिटलों में आ भी रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की जान भी हार्ट की समस्याओं के चलते चली जाती है। पहले ये माना जाता था कि ये जो समस्या है ये बड़े लोगों में होती है, यानी कि जिनकी एज ज़्यादा है तो उन लोगों को ये समस्या रहती है। मगर आज कल हम देख रहे हैं कि जिनकी एज बहुत कम है, यानी कि 22 साल की एज है, 20 साल की एज में भी हार्ट से जुड़ी हुई समस्याएं या हार्ट अटैक के केस जो देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी जो बेसिक समस्या आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम सब जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। बहुत सारे पेशेंट भी पूछते हैं कि जी कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि आम तौर पे आम समाज में प्रियंका जी लोगों को पता ही नहीं होता कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। मगर क्योंकि मेडिकल साइंस में जो लोग काम करते हैं वो इसको बेहतर समझते हैं। कोलेस्ट्रॉल जैसे जिसको हिंदी में पित्त सांद्रो भी कहा जाता है, एक मोम जैसा पदार्थ जिसको जो लीवर के द्वारा बनाया जाता है, लीवर से उत्पन्न होता है। और कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए जरूरी भी है, क्योंकि ये विटामिन डी, हार्मोन्स और पित्त का भी निर्माण करता है, और जिससे कि हमारी जो बॉडी के अंदर जो हम वसा लेते हैं उसको पाचन में जो सहायक होते हैं। तो यानी कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए जरूरी भी है। मगर जैसे आयुर्वेद क्या कहता है कि हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। जैसे आयुर्वेद में बोला जाता है कि वात पित्त कफ, तो जैसे वात पित्त कफ का होना भी अनिवार्य है, मगर उनका बैलेंस होना भी जरूरी है। अगर वो बैलेंस नहीं होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि उस मरीज को कोई ना कोई गंभीर रोग है। तो आज क्योंकि हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, किस प्रकार से, तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या रहता है कि देखो आज की जो जीवनचर्या है, यानी कि लोगों के लाइफस्टाइल्स हैं वो बदल चुके हैं। लोग पहले हार्ड वर्क करते थे, लोगों की पहले डाइट कम होती थी, हार्ड वर्क ज्यादा करते थे। अभी उल्टा चल रहा है कि लोगों की डाइट तो बहुत ज्यादा हो गई है, वो फैटी डाइट खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा कैलोरी वाली चीजें खाते हैं, मीठा खाते हैं, और हम देख रहे हैं कि उनका वर्कआउट जीरो है। यानी कि कुछ ऐसी लोग हैं जो ऐसी जॉब पे हैं जो सीटिंग जॉब है सबकी। और आजकल हम देखते हैं कि गांव के अंदर भी ये जो रोग है प्रियंका जी ये फैल चुका है, क्योंकि पहले किसान मेहनत करते थे खेतों में, आजकल मशीनें आ चुकी हैं, तो मशीनों में सब लोग मशीनों के द्वारा खेती करते हैं, तो हार्डवर्क यानी कि बहुत कम हो चुका है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। कोलेस्ट्रॉल में जैसे हम इसके अगर टेस्ट की बात करें, जैसे लोग आजकल बहुत अवेयर हैं, तो लिपिड प्रोफाइल नाम से एक टेस्ट हम करवाते हैं सब लोग। उसमें एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रहता है, एचडीएल रहता है, वीएलडीएल भी रहता है। लो डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन है, यानी कि वो उसको बोला जाता है बुरा कोलेस्ट्रॉल, इट इज द बैड कोलेस्ट्रॉल। जो हम जंक फूड खाते हैं, यानी कि बहुत सारे जो हम ऑयल्स या फ्राइड फूड खाते हैं, तो उससे हमारा एलडीएल लेवल बढ़ जाता है। ऐसे ही एचडीएल जो है तो उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, वो अच्छा होता है हमारे लिए। जो लोग खास तौर पे अखरोट वगैरह यूज करते हैं, फिश ऑयल यूज करते हैं, तो एचडीएल की मात्रा उनमें बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। और जो लोग ये रेगुलर डाइट खाते हैं तो उनका जो ये लेवल है एचडीएल का वो बढ़ जाता है। तो यानी कि बैलेंस जरूरी है सब चीज़ों में। वीएलडीएल को इससे भी खतरनाक माना गया है। वीएलडीएल जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको बोला गया है, इसकी जो मानक है, यानी कि जो
दिया गया है, यानी कि 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से, इससे कम होना चाहिए, इससे सॉरी इसमें ज़्यादा होना चाहिए। और इसी प्रकार से जो HDL LDL की मात्रा दे रखी है राष्ट्रीय कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार, शरीर में जो LDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। और अगर हम HDL की बात करें तो ये हमारा HDL 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें VLDL का, तो VLDL जिसको हम बोलते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, यह हृदय रोगों का कारण बनता है, क्योंकि ये अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये बहुत घातक है। और जैसे मैंने बताया LDL के बारे में, तो जैसे अगर इसकी मात्रा बढ़ती है तो ये हमारी जो धमनियाँ हैं उनके अंदर जमना शुरू हो जाता है, प्लेग जिसको बोलते हैं। और धीरे धीरे करते करते जो ब्रेन के अंदर या हार्ट के अंदर जो सप्लाई है ब्लड का, वो उसमें रुकावट आ सकती है, जिससे पेशेंट को उच्च रक्तचाप हो सकता है और उसको सांस फूलने लगती है उसकी, यानी कि बहुत सारे सिम्टम उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। कारण क्या है अब हम बात करेंगे, अब क्योंकि हमने बेसिकली चीज समझ ली है कि कोलेस्ट्रॉल कितने टाइप्स का होता है और इसका काम क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये बढ़ता क्यों है। तो जैसे मेरे पास एक बहुत ही ऑथेंटिक जर्नल है, उसमें लिखा है कि जो संतुलन जब इसका बिगड़ता है तो क्यों बिगड़ता है, अधिक मात्रा में वसा युक्त भोजन करने से, यानी कि जब हम बहुत ज्यादा फैटी डाइट खाते हैं। दूसरा इसमें लिखा है शरीर का वजन की अति वृद्धि, यानी कि हम ओबेज पेशेंट्स होते हैं जिनका मोटापा ज्यादा रहता है, उनके अंदर बढ़ सकता है। या वो लोग जो नियमित व्यायाम नहीं करते हैं, या अनुवांशिक कारण हेरिडिटी जिसको बोलते हैं कि पिता को था या उनसे पूरी फैमिली को, तो आगे आगे वो बढ़ता रहता है। कई बार उम्र के साथ भी बढ़ जाता है। और जो लोग जिनका वर्कआउट नहीं है तो उनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल का ये जो लेवल बढ़ जाता है। वृद्धि के जो लक्षण हैं प्रियंका जी, वो क्या आमतौर पे, जैसे वृद्धि के जो लक्षण है उसमें पैदल चलने पर सांस फूलने लगती है, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी की समस्या रहने लगती है, और जो डायबिटिक पेशेंट है उनके अंदर तो ये रहता है कि खून गाढ़ा हो जाता है, पैरों में दर्द रहने लगता है, और ये इससे कार्डियक प्रॉब्लम भी अराइज हो सकती है। यानी कि कुछ सिम्टम ऐसे हैं जिनसे पेशेंट को अलर्ट हो जाना चाहिए कि मुझे कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। आमतौर पे हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं तो उसमें ये बात डॉक्टर लोग भी बता देते हैं कि भाई आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल का देखो हम वैसे पता नहीं लगा सकते, आमतौर पे इंसान को पता नहीं होता है, जैसे बाकी चीज़ों का पता लग जाता है, जैसे बुखार का पता लग जाता है, इन्फेक्शन है तो फीवर आएगा या पेन होगा, मगर कोलेस्ट्रॉल का इटसेल्फ अनुभव नहीं होता है। कुछ सिम्टम ऐसे हैं जिनके द्वारा थोड़ा अनुभव हो जाता है कि वास्तव में जो कोलेस्ट्रॉल है। तो जब एज बढ़ती है तो इसके साथ साथ ये सारी समस्याएं आ जाती है। तो एलोपैथी में बहुत सारी स्टेटिन कैटेगरी की जो मेडिसिन हैं वो डॉक्टर देते हैं, होम्योपैथी में भी इसका जैसे कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है। ऐसे आयुर्वेदा की अगर बात करें तो जैसे आयुर्वेदा के द्वारा आरोग्य वर्धनी या पुनर्नावा या त्रिफला, अर्जुन की छाल भी कुछ आयुर्वेदाचार्यों के द्वारा बताई जाती है। तो इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे ग्रीन टी इसके लिए बहुत अच्छी बताई गई है, ग्रीन टी हरी या काली चाय जिसको बोलते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बहुत कम करती है। भी हम जैसे हम इस समस्या की बात कर रहे हैं तो इसका निदान क्या हो सकता है। तो निदान में हम कुछ हमारी डाइट, जो हमारा डाइट स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना चाहिए। हम फिश ऑयल का जैसे यूज़ कर सकते हैं, ओमेगा 3 उसमें बहुत अच्छा रहता है। और ऐसे ही डायरेक्ट चॉकलेट है उसमें भी बहुत, उसका कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बहुत सही होता है। तो आयुर्वेद के अंदर भी इसका ट्रीटमेंट है। जैसे लहसुन के बारे में बताते हैं कि लहसुन अगर लिया जाए खाली पेट तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। यानी कि दर्शकों से एक ही आग्रह है कि अगर आपको ऐसी समस्या लगती है तो आप देखो आयुर्वेदाचार्य से भी संपर्क कर सकते हैं, आप किसी होम्योपैथ से भी संपर्क कर सकते हैं, आप एलोपैथी दवा भी ले सकते हैं। हाँ, बशर्ते कि आपका जो टेस्ट वो अच्छे से आप करवाएं, उसको आपका डायग्नोसिस अच्छा होना चाहिए, उसके बाद प्रॉपर समझ के ट्रीटमेंट करें। हाँ, इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। सबसे जरूरी आपके हाथ में है, दवाइयाँ तो अपना काम करेगी, मगर जो हकीकत में जो हम जिसको ठीक कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है। हमने अपना इनटेक कम करना पड़ेगा। अभी क्या है कि इनटेक ज्यादा हो रहा है, यानी कि इनपुट ज्यादा आउटपुट नहीं है। अब कैलोरी कहाँ जाएगी अगर हम मीठा भी खाते हैं, मिठाइयाँ भी खाते हैं और फास्ट फूड भी खाते हैं, फ्राइड फूड भी खाते हैं, तो वो जो कैलोरी हमारी बॉडी में गई वो बर्न नहीं हो रही है।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको हम अपने लाइफस्टाइल यानी कि वर्कआउट, एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, योगा, प्राणायाम से हम इसको ठीक करें। और हमारी डाइट में फैटी डाइट हमें बहुत कम कर देनी चाहिए। और एक्सेस जैसे कुछ प्रोटीन जैसे सोयाबीन बताते हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती है। और जो कुल जो हमें इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जिनसे हमें लगता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं जो हमें बचनी चाहिए, उनसे हमें अपने को सावधान रहना चाहिए। अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं और अगर हमारा डाइटरी हैबिट चेंज कर लेते हैं, तो ये निश्चित तौर पे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो एक अवेयरनेस वीडियो था जिसमें अगर आप लोगों की कुछ क्वेरी होगी तो उसका भी हम रिप्लाई करेंगे। अगर आपको लगता है कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप अपनी डाइट्स चेंज करिए। और आज हम हमारे साथ क्योंकि प्रियंका जी हैं, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है वी सिरसा चैरिटेबल हॉस्पिटल की तरफ से, क्योंकि आप योगा करवाते हैं, ठीक है, इंटरनेशनली भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं। तो आप थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, मैंने देखा कुछ लोग पार्क में जाके एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। जिनको हाई बीपी रहता है, जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, वो भी योगा प्राणायाम करते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए? क्या उन लोगों के लिए सुरक्षित है? अगर करना चाहिए तो जिनको प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले आप ये हम जानना चाहते हैं कि जिनको प्रॉब्लम नहीं, मान लो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, तो उनको कौन सा योगा करना चाहिए जो कार्डियक उसका उनका हेल्दी रहे? जी। जैसे आपने बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस एक पूरे तरीके से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो जब हमारे जीवनचर्या में कुछ गड़बड़ होती है तब ये इश्यूज होने शुरू होते हैं। तो जब उसका रूट कॉज वो है, तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लें तो ये प्रॉब्लम्स कभी होंगी ही नहीं। और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जब कुछ गड़बड़ होती है तब इमिडिएटली सब लोग भागते हैं इलाज के लिए, लेकिन अगर हम पहले ही सतर्क रहें तो वो सारी चीज़ें कभी होंगी ही नहीं। जहाँ तक बात आती है योग इसमें कैसे मदद कर सकता है, तो हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसे योग आसनास हैं जिनको अगर हम नियमित तौर से अभ्यास करें तो ये बीमारियां हमें कभी नहीं लगने वाली हैं। अगर हम आसनों की बात करें तो आमतौर पर सूर्य नमस्कार जैसे हो गया, उसमें 12 स्थितियां होती हैं। 7 स्थितियां इसमें मेन होती हैं, 5 वो रिपीट होती हैं। तो इसमें सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर का आपका अभ्यास हो जाता है। तो कुछ लोग हमेशा कहते हैं कि वक्त नहीं है, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, आधा घंटा 1 घंटा भी नहीं निकाल पाते हैं अपने लिए। तो इतना टाइम भी नहीं निकाल पा रहे हैं, 10 15 20 मिनट जितना भी पॉसिबल हो अपने लिए निकालें। और कुछ नहीं तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास ज़रूर करें। और वो सभी पोस्चर्स जिनमें आपका रिब केज में स्ट्रेच होता है वो बेटर है, क्योंकि उसमें आपके जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं, आपके जो कैर्डियोवैस्कुलर से जुड़े हुए ऑर्गन्स हैं, उनको स्ट्रेच होता है। तो उनमें स्ट्रेंथनिंग होती है और ऑक्सीजन इंटेक प्रॉपर रहता है, आपका ब्लड फ्लो उसमें बेहतर तरीके से बना रहता है। और जो लोग ऑलरेडी हार्ट डिजीज से जूझ रहे हैं उनको टॉप्सी टर्वी पोजीशंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टॉप्सी टर्वी पोजीशंस वो हैं जिनमें आप अपने आप को उल्टा कर रहे हैं, जिसमें हार्ट आपका पेट से नीचे हो जाता है जी। तो उन पोजीशंस को आपको अवॉइड करना, हाँ, शीर्षासन, सर्वांगासन, ये पोजीशंस अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हार्ट रीजन उसमें नीचे आ जा रहा है तो हार्ट पर प्रेशर बनता है जी। दूसरा, ग्रेविटी की वजह से भी हार्ट को पंप करने में प्रॉब्लम होती है। तो जो लोग हार्ट डिजीज से जूझ रहे हैं ऑलरेडी, वो पश्चिमोत्तान का अभ्यास कर सकते हैं। वीरभद्रासन सीरीज जो है, पहला दूसरा तीसरा अभ्यास वो कर सकते हैं। हस्त उत्तान आसन कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे आसन जिनका अभ्यास कर सकते हैं। अगर हम एडवांस पोस्चर्स की बात करें, जो लोग फ्लेक्सिबल हैं, आसानी से कर सकते हैं, वो उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं, चक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। राजा कपोत आसन बहुत अच्छा है, हमारे रिब केज को बहुत बेहतर तरीके से उसमें स्ट्रेच मिलता है। तो ये कुछ आसनों के अभ्यास है जो आप नियमित तौर से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्राणायाम की बात करें तो कुछ मुख्य से प्राणायाम है जो लोग आम तौर पर, हाँ, जैसे बाबा रामदेव बताते हैं कपालभाति, हाँ, कपालभाति प्राणायाम से हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। जैसे गौतम जी भी बता रहे थे कि एलडीएल की वजह से, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं, उससे हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है। बिल्कुल।
तो बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जब हमारे, तो ब्लड फ्लो बेहतर तरीके से बना रहता है। अनुलोम विलोम, जिसको अगर हम यौगिक भाषा का इस्तेमाल करें तो उसको सूर्य चंद्र नाड़ी भेदन प्राणायाम भी कहते हैं। इसके भी ढेर सारे फायदे हैं, जिसमें हमारे शरीर का तापमान बना रहता है, तापमान संतुलित रहता है, और हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं वो भी प्योर होती हैं। तो जब हमारी नाड़ियाँ शुद्ध हैं, प्राण वायु अच्छे से बह रही है, हमारे रक्त का संचार भी सुचारू रूप से बना रहेगा। जी। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, जिसमें हमें फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन करना होता है। कपालभाति में हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं सिर्फ, लेकिन भस्त्रिका में फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन। तो ये 3 मुख्य प्राणायाम है जो कर सकते हैं। दूसरा जो आमतौर पर लोग गलती करते हैं, जिसके बारे में आप कह रहे थे कि किनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत बार आप टीवी से यूट्यूब से रेफर करके ये सारी प्रैक्टिसेस करना शुरू करते हैं। अब आप तो टीवी और यूट्यूब देख रहे हैं, लेकिन टीवी यूट्यूब आपको नहीं देख रहा है, तो वो पता नहीं लग पाएगा कि आपके करने का तरीका सही है या गलत है। तो योग से, बल्कि गलत तरीके से योग करने से कुछ ऐसी बीमारियां भी लग सकती हैं जो खुद योग भी ठीक नहीं कर पाएगा। सो जब भी आप अगर शुरू कर रहे हैं योग अभ्यास, तो 2 महीने 3 महीने किसी भी एक रजिस्टर्ड, एक सर्टिफाइड योगा टीचर्स के पास जाएं और 2-3 महीने सीखें कि एटलीस्ट आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद आप अपने आप से भी अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जहाँ से भी आप शुरुआत में जब आप शुरू कर रहे हैं, तो एक सर्टिफाइड योगा टीचर के पास से ही शुरू करें। जी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, एंड आप बचे रह सकते हैं इन सभी प्रॉब्लम से। बहुत बहुत बढ़िया जानकारी दी प्रियंका जी आपने। ऐसे ही मैं कहना चाहूँगा, जैसे हमने कोलेस्ट्रॉल की बात की थी, तो अगर हमें जांच में, डायग्नोसिस में कोलेस्ट्रॉल अगर हमें मिलता है, तो उसके बाद जैसे आपने बताया कि एक परफेक्ट योगा टीचर से आप बातचीत करके फिर अपना योग शुरू करें। आमतौर पे देखा जाता है कि यूट्यूब से लोग ट्रीटमेंट ढूंढ लेते हैं और लेना शुरू कर देते हैं। तो आयुर्वेद में भी ऐसा ही है कि आयुर्वेदाचार्य की देख रेख में ही हमने ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि फास्ट फूड, तली हुई चीजें, जंक फूड, इन सब से बचना है हमने। और फल और सब्जियां, यानी कि रॉ वेजिटेबल्स वगैरह है, बोल्ड वेजिटेबल्स हैं, सूप हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो फ्रूट्स हैं या सब्जियां हैं, इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। जो एग हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं या मीट वगैरह प्रोडक्ट हैं, तो इनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है अल्कोहल से। और जो स्मोकर्स हैं, स्मोकिंग भी बहुत बड़ा कारण है। तो ऐसा देखा गया, जिन्होंने स्मोकिंग कम की तो उनका कोलेस्ट्रॉल भी कम हुआ है। अपना मोटापा भी कम करें, तो मोटापा कैसे कम होगा, ये प्रियंका जी ने हमें बताया है कि योग, प्राणायाम, अगर हम सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं ये और वॉकिंग करते हैं, तो ये सब हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती है। हम अपना मोटापा भी कम करें, डाइट कंट्रोल करें, योगा प्राणायाम करें, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं, तो हम जानबूझकर बीमार पड़ते हैं। तो इसलिए आप सभी के लिए ये हमारा विशेष एक संदेश है। हम सब भी इसको इम्प्लीमेंट करें, जैसे आपने बताया, हम भी इसको देखेंगे किस प्रकार से, तो हम अपने आप को स्वस्थ रखें। तो एक बार फिर दी सिरसा चैरिटेबल हॉस्पिटल की इस हेल्थ बुलेटिन की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने हमें सुना। अगर आपकी कोई क्वेरी है, मुझसे कोई क्वेरी है, आपने हमसे कोई जानकारी लेनी है या योग के बारे में कोई जानकारी लेनी है, तो आप कमेंट्स में या हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उससे आप बातचीत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।